हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का 4th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी के ऊपर से हमने 3 टाइप्स के मैटर को क्लासीफाई किया है, जो कि है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी की बेस पे वो डिवीज़न होता है उनके पार्ट्स का, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला लेक्चर जरूर से देखा होना चाहिए, बिकॉज पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ये सारे टर्म्स की बात की थी। तो ये सारे टर्म्स अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो लेक्चर में समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो पिछला लेक्चर आप जरूर से देख लेना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम शुरुआत करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला लेक्चर जरूर से देख लें, जिससे कि आपको लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसको समझने से पहले हम 1 मिनट 2 मिनट को क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या होता है, किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, समझते हैं। हमको पता है कि कोई सर्किट में मीन्स कोई लूप हो तो कोई भी मतलब एटम्स के अंदर इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं स्पीड से। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो अपने आसपास मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, या तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर से मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, देखो यहाँ पर इस तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट। तो हम क्या करते हैं, फिंगर को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जहाँ पॉइंट करता है वही होता है मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या है, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, या तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दो, लेकिन हम जो है जनरली मैग्नेटिक मोमेंट ही बोलते हैं, और इसका नाम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है क्योंकि अपने आसपास ये डाइपोल बना रहा है। तो ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, और एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और हर एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर से मेरी बात को सुनो, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और हर एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, लूप बना रहे हैं, तो सब अपने आसपास इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट बनाते हैं। तो उसी मैग्नेटिक मूवमेंट का हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं। क्या करते हैं, सारे मैग्नेटिक मूवमेंट का हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देख के हम एटम्स को बताते हैं कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, उसी हिसाब से हम प्रॉपर्टीज उसकी डिफाइन करते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो यहाँ पर लिखता हूँ, चलो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात ही कर रहे हैं, तो लिखो यहाँ पे द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट may sometimes add up to 0, ठीक है। कभी कभार कोई मैटर्स में द नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स वे समटाइम एक्ट 0, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट the net magnetic moment of all the electrons in an atom is 0. These type of substance are called diamagnetic substance. These types of substance are called डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ध्यान रखना, हम जैसे कोई मैटर ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसा हम कोई मैटर ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं वो एटम का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं, इस तरह से हम डाइपोल अगर बनाते हैं ना, तो ये जो डाइपोल होता है हम एटम का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है,
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो मान लो हमारे पास एक एटम है, तो एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर एटम्स तो कोई डायपोल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, सुनो, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को नेट निकाल के एटम का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एक एक करके, सारे एक एक करके एटम्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज जीरो। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हर एक एटम का जीरो है तो अपने आसपास वो डायपोल बनाएगा ही नहीं। अगर डायपोल ही नहीं बनाएगा तो कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वो सब की बात आएगी, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं हम, जैसे मान लो हीलियम का लेता हूँ, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। तो उसको अगर हम ड्रॉ करें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम। देखो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के अपोजिट स्पिन होते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अपोजिट स्पिन है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है जीरो, बिकॉज यहाँ पर क्या है पैड इलेक्ट्रॉन से। हमेशा पैर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, पैड इलेक्ट्रॉन, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हीलियम का एग्जांपल लिया तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया और यहाँ पर हीलियम का जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है जीरो। ओके, तो ये हमारी कहानी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं, उसको हम सीखते हैं, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लेके आएँ तो क्या होगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, अभी तक तो हम सिर्फ ने नॉर्मली रखा था उसको, अब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बना रहा हूँ मैं, ये मेरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाया जो कि बी एक्सटर्नल है, जिसको हम इस बुक में H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ऐसी फील्ड इंटेंसिटी जो कि अंदर के एटॉमिक डायपोल को मैग्नेटाइज करे, उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। बी एक्सटर्नल इज द H इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। H क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अंदर जो है डायपोल बनेंगे ही नहीं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अंदर कोई डायपोल बनेगा नहीं। डायपोल बनते तो हम उसको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते, पर अंदर जो है कोई भी डायपोल बनेगा नहीं, ठीक है। अंदर जो है कोई भी डायपोल बनेगा नहीं। और अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते तो डायपोल क्या करते, वो अपने आप को जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते तो डायपोल अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर कोई डायपोल है ही नहीं, तो कौन सा डायपोल अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड में लगाएगा, डायपोल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो एक सेंटेंस लिखो, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड the dipoles try to align themselves in the direction of magnetic field. In the direction of magnetic field. अब ये क्यों होता है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि यहाँ पर जैसे मान लो अगर डायपोल हो, मान लो अगर डायपोल हो तो डायपोल इस तरह से होते हैं, ठीक है। प्लस एम माइनस एम, माइनस से प्लस एम अगर ड्रॉ करो, ये है मेरा डायपोल, माइनस से प्लस एम। जैसे मान लो बार मैग्नेट हो तो यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड लगाने से डायपोल के ऊपर लगता है टॉर्क, डायपोल ऊपर लगता है टॉर्क, यहाँ से एक फोर्स लगेगा, यहाँ से एक फोर्स लगेगा और इस तरह से बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। और डायपोल क्या करेगा, जैसे मान लो ये हमारे बी एक्सटर्नल है, तो डायपोल क्या करेगा, अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अलाइन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर डायपोल्स होते तो वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अलाइन कोशिश करने और डायपोल जो है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डायपोल है ही नहीं तो कोई भी वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अलाउ नहीं करेगा,
ठीक है। और यहाँ पे एक और बात होती है, उसको भी आप नोट कर लो। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, there is induced dipole produced in the opposite direction of मैग्नेटिक एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोचो, अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा, वैसे तो आप नहीं पढ़े होगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा तो उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि होता है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है पता है? अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होता है जो कि अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यही कहता है लेंस लॉ। हमने लेंस लॉ पढ़ा है ना, कि वो किसी भी कॉज को रोकना चाहता है। लेंस लॉ क्या करता है? जो भी कॉज होता है उसको रोकना चाहता है। तो यहाँ पर क्या एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो लेंस लॉ जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड डाइपोल लगा। इंड्यूस्ड मतलब एक बनाया गया डाइपोल, ठीक है। तो अपने आप को इंड्यूस्ड डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि दोनों फैक्टर की वजह से यहाँ पर होता है ठीक है, द इंड्यूस्ड डाइपोल विच इज एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and due to that the diamagnetic substance are weakly repelled in external magnetic field, अच्छा ये बात है ना, ये जो फिनोमिना होता है ये सब केस में होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। लेकिन बिकॉज क्या होता है कि इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल का डायरेक्शन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डाइपोल है जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। इंड्यूस्ड डाइपोल, ये एक्चुअल डाइपोल नहीं है, ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल है, जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। इसलिए अगर कोई, अब मेरी बात सुनो, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना इस डायरेक्शन वाला डाइपोल वाला, वो तो जीरो है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का नेट डाइपोल जीरो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो, क्योंकि उसका नेट जीरो आ रहा है ना, इसलिए ईच एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाता है, हम डाइपोल ड्रॉ करते ही नहीं। अच्छी बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का डाइपोल होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेट डाइपोल जीरो हो जाता है, इसलिए हर एक एटम का नेट डाइपोल जीरो हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसी वजह से क्या होता है कि वीकली रिपेल्ड होते हैं, और इसी वजह से उसका जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, वो यहाँ पर नेगेटिव आता है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या आता है? नेगेटिव, ठीक है। हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ा था ना, I इक्वल टू जीटा एच, I इज इक्वल टू जीटा एच। तो यहाँ पर जो जीटा होता था ना, ये मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्या हो जाता है? ये नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज देखो ध्यान से, एच जो है एक्सटर्नल फील्ड है,
आई जो है इसके अंदर का डाइपोल का डायरेक्शन का अलाइन होने का डायरेक्शन है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जीटा यहाँ पर नेगेटिव आता है, इसलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है आई इक्वल टू जीटा एच। इसलिए हमारा जीटा की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर नेगेटिव, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको हटा के उसको हम लिखते हैं। हम इसके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में लिखते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में इजी हो। वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वीकली रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज जीरो, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं थर्ड, जो कि होता है एक्स, जो कि होता है जीटा, जो कि होता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी हमने बताया कि आई इक्वल टू जीटा एच होता है। आई इक्वल टू क्या होता है जीटा एच। अब क्या होता है यहाँ पर आई एंड एच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा भी समझ लो कि आई और एच क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर से क्या होगा जीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। जीटा इज नेगेटिव, यहाँ पर लिख लो जीटा इज स्मॉल एन नेगेटिव। इसकी जनरली जो वैल्यू आती है ना वो 10⁻³ से लेके और 10⁻⁹ के बीच में आती है, बहुत ही छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, जीटा क्या है जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है 10⁻6 से लेके 10⁻⁹, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है उसकी, कि जीटा स्मॉल भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, जीटा क्या है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ये टर्म नेगेटिव होगा, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जीटा की वैल्यू क्या है नेगेटिव, और इसकी वैल्यू स्मॉल भी होगी, बात ध्यान रखना। एक्चुअली एक केस होता है जो कि सुपर कंडक्टर का होता है, उस केस में जो जीटा की वैल्यू होती है ना वो -1 होती है, और लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज सुपर कंडक्टर जो होता है बहुत ही कंडक्टिंग होते हैं, तो उनमें जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो कि -1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बताओ याद हो किसी को? तो इसका फॉर्मूला आता है μr = 1 + जीटा। μr = 1 + जीटा। यहाँ पर देख लो ध्यान से कि जीटा की वैल्यू स्मॉल और नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म आ रहा है, मतलब 1 में से कोई नेगेटिव टर्म माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस कुछ आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो आती है स्लाइटली लेस देन 1 आती है, स्लाइटली लेस देन 1, क्योंकि देखो जीटा नेगेटिव है, तो यहाँ पर μr की वैल्यू क्या है 1 + जीटा। जीटा कुछ नेगेटिव टर्म हो गया तो 1 माइनस कुछ नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो आएगी वो स्लाइटली लेस देन 1 आएगी। और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इसके एग्जाम्पल लिख लो थोड़े। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में डायरेक्टली पूछाते हैं, तो एक बार नोट कर लेना इसके एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन हो गया, देखो नाइट्रोजन हो गया, इसके एग्जाम्पल में कॉपर आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में वाटर आता है, सोडियम क्लोराइड NaCl आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर, इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेन फेमस एग्जाम्पल है तो कॉपर का, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सब जो है फेमस एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लो, नहीं हो तो आप याद कर लो, बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप जो है एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँचों पॉइंट नोट कर लिया आपने, छठा पॉइंट नोट करते हैं, क्या होगा छठा पॉइंट सुनो। अब डाइपोल जो होते हैं ना, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गए आप, मतलब जैसे मान लो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो देखो हमको पता क्या है कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं सब्सटेंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिपेल हो रहा है ना, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा
तो वहाँ से वो रिपेल हो रहा है। तो यहाँ पे इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखो, यहाँ पे इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डाइपोल शिफ्ट फ्रॉम, क्या बोलते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, सोचो अब इसने आपने इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, वहाँ से और रिपेल होगा। जो कम मैग्नेटिक फील्ड वाला भी रिपेल करेगा उसको, लेकिन क्या है कि ज़्यादा वाले से कम रिपेल करेगा। इसलिए ये जो है हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन से लेके लो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन तक भी मूव करेगा, अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। और समझो इसका एक डायग्राम होता है, वो भी आप नोट कर लो। एक इसका लास्ट पॉइंट, इसका डायग्राम होता है। डायग्राम क्या होता है समझो, यहाँ पर ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है। तो मान लो हमारे पास ये डाइपोल है, तो क्या इसके अंदर से जो है बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है। जैसे यहाँ पर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसको रिपेल करेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर से पास करती है। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो इसका कभी कभार इस तरह से फिगर पूछ लेते हैं, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इतनी बात होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से बहुत ही कम पास कर दी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के इक्वल। कई बुक में क्या होता है, इसके अंदर से एक भी पास नहीं किया होता, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो पास करता ही है। इसलिए आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर कई बुक में नहीं भी दिया हो तो भी समझ जाना कि इसके अंदर से बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड पास कर दी है ना, इसलिए जो है हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाया है। ओके, ऐसे बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। देख लेते हैं यहाँ पर कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके, तो अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इसी तरह से हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके ऊपर से उसकी कहानी होती है, किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होंगे। तो सेकेंडली हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसके अंदर भी वही कहानी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो मैं अगर सोडियम का एग्जांपल लूँ, मान लो अगर मैं सोडियम इलेक्ट्रॉन लूँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। हमने पढ़ा होगा ना, इस तरह से आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप देखोगे इसका अगर मैं कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ कुछ, तो कुछ इस तरह से होता है। लास्ट में जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो मैंने 6 ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 ड्रॉ कर दिया। और लास्ट में देखो 3s1, तो 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होता है। ये क्या है, मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सोचो ये तो एक इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे एक एटम के अंदर जाने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन में एक एक इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नॉट इक्वल टू 0। मेरी बात सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस contain unpaired electrons and due to which the net magnetic moment, मेरी बात को यहाँ ध्यान सुनना, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इन एन एटम की, अभी सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट
ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ, अभी सब्सटेंस की बात मैंने की ही नहीं है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम is not zero and hence atomic dipole exist। एटम मतलब हर एटम का सोचो, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है तो हर एटम का जो है एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। तो इसका सब्सटेंस ड्रॉ करूँ ना, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हर एटम, एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और सबका नेट जीरो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं ना, वो सारे भी रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। अब सारे एटम रैंडमली मोशन करते रहते हैं, तो सबका मैं नेट डाइपोल मोमेंट मीन्स नेट एटॉमिक डाइपोल्स ड्रॉ करूँ कुछ, तो यहाँ पर इस तरह से सब जो है रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया अभी तक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, तो सारे डाइपोल क्या हैं जो है रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर से किसी नेट, मतलब सोचो एक छोटे से एरिया के अंदर अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट निकालूँ ना, तो यहाँ पर लिखो द नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो in small volume of the atoms। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स के भले नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, सब जो है रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो किसी भी यूनिट एरिया में अगर मैं निकालूँ, यूनिट वॉल्यूम में निकालूँ कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसका अभी भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा है। अभी तक ध्यान रखना, हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो कहानी बदल जाती है। तब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने से क्या कहानी होती है हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, अब डाइपोल्स के ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लगा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल, जिसको हमने बोल दिया है एच से, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से डाइपोल क्या करते हैं, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, जिससे क्या है मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे वो। तो डाइपोल इस तरह से थोड़े थोड़े जो है अपने आप को इस तरह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अभी भी सारे अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी इतना खास अच्छा नहीं होता। अभी भी सारे अलाइन नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल जो है मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश किया। तो अब किसी यूनिट वॉल्यूम में आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे नेट, तो उसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में जीरो नहीं आएगा। इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम्स इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात होती है हमारी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट of all electrons in an atom is not zero and hence atomic dipole exist, atomic dipoles exist। इसी तरह की सबकी प्रॉपर्टीज होती है, आपको सिर्फ याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट लगा और जो है एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, सोचो अगर आपने इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम का रैंडमनेस और बढ़ेगा, मतलब एटम जो है और झुक 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 यहाँ पे इस तरह से मूव करेंगे। तो उस तरह के मोशन की वजह से यहाँ पर इसका जो एटॉमिक डायपोल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, वो फिर से रैंडमली ऑर्गेनाइज हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। इसलिए आपको अगर इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, आपको टेम्परेचर और उल्टा कम करना है, ठीक है, टेम्परेचर कम करना है। और दूसरी बात, अगर आपको इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाना है तो दूसरा आप क्या कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दो। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दोगे, मीन जैसे कि मान लो आपने अगर सोलिनॉइड रख दिया बाहर की तरफ, तो बहुत सारे उसके टर्न्स होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना डायपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा और उतना डायपोल अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर रिड्यूस करके, यहाँ पर लिख दो चलो इसको आगे के पॉइंट में लिख देंगे हम, पहले थोड़ा सा आगे का पॉइंट देख लेते हैं। द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज जीरो, एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट। और यहाँ पर लिख दो सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे कि एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर I इक्वल टू होता है जीटा एच ना, I इक्वल टू होता है जीटा एच। तो यहाँ पर देखोगे कि अब देखो इस केस में भी मेरी बात सुनो, इस केस में भी इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड डायपोल लगेगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल नहीं लगेगा, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन इस बार क्या होगा पता है, इंड्यूस्ड डायपोल के ऊपर यहाँ पर ये जो एटॉमिक डायपोल बने हैं ये डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक है इसलिए इसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखो द इंड्यूस्ड डायपोल्स act opposite to direction of magnetic field, but यहाँ पर लिख दो but the net magnetic movement, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और डोमिनेट्स ओवर इट, मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है। एंड हेंस द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड, अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं होता लेकिन अट्रैक्ट होता है, आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल तो लगेगा, लेकिन क्या है कि जो डायपोल्स होते हैं ना वो उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे, जो कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसलिए देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन दोनों सेम है। इसलिए अगर किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो डायपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और इसी वजह से हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो कि होता है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। अब बताओ इस केस में मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो डेफिनेटली इस बार I और H देखो यहाँ पे I इक्वल टू जीटा एच आ रहा है ना फॉर्मूला हमारा। तो I जो कि इसके अंदर का डायपोल का मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है, H जो कि होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सेम डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो जीटा है वो भले स्मॉल है लेकिन क्या है पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भले मान 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ तक हो, भले स्मॉल है लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ओके। तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू आ गई स्मॉल एंड नेगेटिव। तो उसी के ऊपर से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये 1 2 3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो जाता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जिसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू आर, और म्यू आर क्या होता है 1 + जीटा।
यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये स्मॉल वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड होगी, तो इस बार जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगा ना वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। इस बार जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, रिलेटिव परमिटिविटी आएगी वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा। ये परमिटिविटी बोलते बोलते टंग जो है स्लिप हो जा रहा है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगी। बात ध्यान रखना, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात हो गई। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो सोचो अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। मतलब इस टाइम अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it will move from स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वीक से लेके स्ट्रॉन्ग तक, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है ना, वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। और इसका अगर ड्रॉ करें, इसका सब्सटेंस ड्रॉ करें, जैसे मान लो सब्सटेंस है, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मोस्टली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसके अंदर से पास कर जाएंगी। इस तरह से मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी तो अपने अंदर से अट्रैक्ट कर लेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर से पास कर जाएंगी। बाहर से कंपेरिजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। बाहर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड जो है दूर दूर है, डेंस नहीं है, लेकिन अंदर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर की जगह मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। सारे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये जो है अपने अंदर से पास करा लेगा। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करा लेगा, ठीक है। इसका ये डायग्राम होता है। तो ये हमारा 6 पॉइंट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर वाला बात होती है, इसको हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स can be increased by reducing the temperature। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, इसलिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा जिससे रैंडमनेस कम हो और डायपोल को नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना हो, वो जो है ज़्यादा रैंडमनेस ना हो इसके अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना आए। बाय रेड्यूसिंग द टेम्परेचर। और दूसरा फैक्टर क्या है, और बाय मेकिंग द एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग। बाहर की फील्ड भी स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो भी जो है डाइपोल्स अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमारा आता है क्यूरिस लॉ, एक हमारा टर्म होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो 5 स्टार पॉइंट, जो कि होता है क्यूरिस लॉ। क्यूरिस लॉ क्या कहता है, इसका फॉर्मूला आता है I = CB0/T। इसका ये फॉर्मूला होता है I = CB0/T, वेयर I इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। हमने पढ़ा है ना I = मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। आपने बुक में इसको जो है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के टर्म में देखा होगा। अब बोलोगे ये कौन सा क्यूरिस लॉ, ये तो नहीं है, वो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी टर्म में था, तो वो भी आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लो, ये जो है क्यूरिस कांस्टेंट है, सी जो है क्यूरिस कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड पर ये डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और टी क्या है, हमारा टेम्परेचर है। तो देखो ध्यान से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है,
कि मतलब अगर हमको मैग्नेटाइजेशन बढ़ाना है तो जो है हमको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर घटाओगे, टेम्परेचर अगर आप घटाओगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। इस तरह से हमारा क्यूरीज लॉ होता है। लेकिन एक्चुअली क्यूरीज लॉ किस तरह से बुक में लिखा होता है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसको नोट करके हम वो पॉइंट लिखते हैं। देखो, हमको पता है कि I इक्वल टू होता है जीटा एच, हमको पता है I इक्वल टू होता है जीटा एच, और बी नॉट इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम जो है जीटा के टर्म में क्यूरीज लॉ को लिख सकते हैं। तो देखो I इक्वल टू आ रहा है सी बी नॉट बाई टी, तो I की जगह पर मैं लिख दूँ जीटा एच इक्वल टू सी, बी नॉट की जगह पर लिख दूँ मैं म्यू नॉट इंटू एच अपॉन टी। तो यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो जीटा इक्वल टू मतलब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट बाई टी। देखो ये मेरा फॉर्मूला आ रहा है। इसमें देख लो, अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो जो है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू स्मॉल और पॉजिटिव आ रही थी वो वैल्यू थोड़ी और बढ़ेगी। टेम्परेचर रिड्यूस करने से क्या है, देखो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या दिखा रहा है कि I जो है एच के कितना डायरेक्शन में है। तो अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो इसका डायरेक्शन अलाइनमेंट और बढ़ेगा और इसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस करने से मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है बढ़ेगी, और ये होता है हमारा क्यूरीज लॉ। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ये होता है हमारा क्यूरीज लॉ। तो इतनी सब बात होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं अपना जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसकी भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको समझ लेते हैं। वो सबसे अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, उसके अंदर देख लेते हैं ऐसी क्या कहानी होती है कि जिससे वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रांगली उसके एटॉमिक डाइपोल अलाइन होते हैं। तो क्या दिखते हम समझते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन किस तरह से होते हैं हम थोड़ा बहुत समझाता हूं आपको। ठीक है, तो हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बताता है। ठीक है, देखो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बताता, थोड़ा बहुत कम बताता है। और जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, डाइपोल उसके अंदर लाइन होते हैं, इस तरह से वो कहानी होती है उसके अंदर। अच्छा हाँ, एक मिनट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल रहेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं। उसके एग्जाम्पल रह गए जो कि कैल्शियम हो गया। थोड़ा बहुत कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि कैल्शियम के अंदर पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो भी ये पैरामैग्नेटिक है। कैल्शियम के अंदर क्या होता है, पैड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके देखोगे इसको ऑर्बिटल तो लास्ट में 2 पैड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन तो भी ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम, और इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन। और बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल मिल सकते हैं, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और डिफरेंट एग्जाम्पल आप इसके बुक के अंदर देख सकते हो। लेकिन मेन एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, और या तो आप लिख लो सोडियम लिख लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इसको आप एग्जाम्पल भी नोट कर लो, बिकॉज 2-3 एग्जाम्पल आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, और कैल्शियम हो गया, देखो यहाँ पे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम भी जो है वो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ओके, तब इसको रफ करके अब हम बात करते हैं अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो लिखो यहाँ पे इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ferromagnetic substance the atomic dipoles
आर अलाइंड इन द स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर भी वही कहानी होती है कि उसके अंदर जो है एटम्स का नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। हर इलेक्ट्रॉन का नेट डाइपोल मूवमेंट इन एन एटम जीरो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर भी जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल्सो कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बात ध्यान रखना। एंड ड्यू टू विच, इसको भी मैं समझाता हूं, एंड ड्यू टू विच द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, इसके अंदर भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता, बिकॉज इसके पास जो है अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है मैंने, इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है, ये क्या होता है समझो, जैसे कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं इन डोमेन्स। ऐसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो मान लो हमने यहाँ पर डिफरेंट कुछ डोमेन्स ड्रॉ किए हैं। जैसे यहाँ मान लो ये डोमेन्स है, इस तरह से मैंने डोमेन ड्रॉ की। हर डोमेन के अंदर एटम जो है अपने आप इस तरह से अलाइंड होते हैं, और हर डोमेन्स के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो यहाँ पर मतलब जैसे कि एक एक डायरेक्शन वाले इस तरह से डोमेन बनते हैं कि यहाँ पर हाँ कुछ एटम इस तरह से डोमेन में अलाइंड है, कुछ इस तरह से डोमेन में अलाइंड होंगे। एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना वो उसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे। इस तरह के मैंने यहाँ पर 6-7 ड्रॉ किए हैं, लेकिन करोड़ों डोमेन्स होते हैं एक कोई सब्सटेंस के अंदर। इस तरह से करोड़ों डोमेन्स होते हैं, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, इस तरह से अपने आप को अलाइन करने की अलाइन करते हैं। और ये प्रोसेस जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है, इसलिए स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी ना ये प्रोसेस जो है बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। सारे एटम इस तरह से जो है अपने आप जो है अलाइन हो जाते हैं इन डोमेन्स। एक एक जो है ना इसको हम डोमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डोमेन्स। ध्यान रखना, ऐसा करोड़ों डोमेन्स होते हैं, सब एटम अपने अपने अलाइन होते हैं। एक एक डोमेन में एटम जो है इस तरह से डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल वॉल्यूम निकालूं, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में निकालूंगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा ही नहीं, बिकॉज सारे एटम जो है सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अब यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊं, देखो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, अब इसको नोट करते हैं। इसमें सब कहानी होती है एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कहानी सुनो। ये सब जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रोसेस अंदर क्यों हो रहा है। अब देखो अंदर हो चुका है तब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूले के ऊपर से, अंदर क्यों हो रहा है ये तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, लेकिन हम समझते क्या होता है अंदर। देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड the domain which is in the direction of external magnetic field, which is in the direction of external magnetic field,
ग्रोज इन साइज, तो ऐसे लिख दो इंक्रीजेस इन साइज। एंड रेस्ट अदर डोमेन्स बिकम स्मॉल एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब पता है आपको? स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम तुरंत हो जाना। एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, जो कि अपने आप से होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब देखो मैंने यहाँ पर लाइन लिखा है, आपको अभी तो समझ नहीं पड़ा होगा लाइन क्या कह रहा है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बी एक्सटर्नल लगा लिया जो कि इक्वल टू एच है, इसको हमने लगा लिया, तो जो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ पर ये डाइपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, देखो बाकी सब जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, पर ये डाइपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो वो डाइपोल का साइज बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो डाइपोल का साइज बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर इसके आगे का केस क्या होगा, इस तरह से होगा कुछ। ये डाइपोल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है ना, इसका जो है डाइपोल जो है इसको साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा सा था पहले, इसका जो है साइज जो है ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर सारे डाइपोल अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। और बाकी सारे जो डोमेन्स है ना, बाकी सारे डोमेन्स है वो कुछ कुछ अपने आप को ट्राई करेंगे कि मैं उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं। जैसे यहाँ पर ये डोमेन्स है, ये जो है थोड़ा और टिल्ट होगा, थोड़ा और टिल्ट होगा। ये जो है थोड़ा इसकी तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा। ये जो है थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, इतना भी नहीं होगा। ये यहाँ पे इस तरह से ना, तो थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा जो है अलाइन करने की कोशिश करेगा। ये जो है इस तरह से है, तो ये थोड़ा उसके तरफ टेंड होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन जो उसके डायरेक्शन में है, देखो जो डोमेन इसके डायरेक्शन में है वो पूरी तरह से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इस तरह से थी, तो थोड़ा अपने आप को बेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से था, थोड़ा और इसका अपने आप को इस तरह से करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये डाइपोल जो है बड़ा होता जाएगा और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि ऐसा केस ना आ जाए, कि यहाँ पर सारे डाइपोल जो है अलाइन हो गए, जब तक सैचुरेशन ना आ जाए। सैचुरेशन मतलब एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पर सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेंगे। जब तक कि ऐसा केस ना आ जाए तब तक जो है ये जो है प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता रहता है, ठीक है। ये हमारी कहानी होती है अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर जो जीटा उटा होते हैं ना, मतलब इसके अंदर भी इंड्यूस्ड डाइपोल वो सब लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं वो तो जीरो हो जाते हैं, उसकी कहानी तो यहाँ पर होगी ही नहीं। बिकॉज यहाँ पर जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो जो है बहुत फास्ट अलाइन हो जाते हैं और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज नॉट जीरो, ठीक है, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं। The domains increases in size। जैसे अगर मैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं ना, तो इस तरह वाला जो डोमेन होगा डायरेक्शन में वो उसकी साइज बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। जो भी उसका डायरेक्शन में होगा उसी तरफ उसका डोमेन्स का साइज बढ़ता जाएगा। द डोमेन इंक्रीजेस इन साइज, the domain which is in direction of magnetic field increases in size।
ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन जो होगा इंक्रीज इन साइज करेगा जब तक कि वहाँ पर सैचुरेशन ना आ जाए, अनटिल सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, जबकि सारे डाइपोल जो है अपने आप को अलाइन ना कर लें, तब तक कहानी होती रहती है। अब उसके बाद तो क्या है कि आप कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, सोचो कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि सैचुरेशन के बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज करते हैं तो क्या डाइपोल ऑल अलाइन होंगे और उसकी वैल्यू बढ़ेगी आई और एच की, तो एक रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज अगर सारे डाइपोल अलाइन हो गए तो आप कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, कितनी भी स्ट्रांग लगा लो, अगर सारे डाइपोल अलाइन हो गए चाहे आप टेम्परेचर रिड्यूस करो चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, किसी भी केस के अंदर जो है उसका वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे अलाइन हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। तो अंटिल सैचुरेशन कम्स, तो इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लिख लो द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इसी वजह से जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो फेरोमैग्नेटिक की मतलब डाइपोल जो है मतलब रैंडमली बहुत फास्ट इसका होता है, तो जो है अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएं तो जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा उस तरह से। ये बात आप समझ गए। और इसी वजह से हमारा जो I = जीटा एच वाला फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जो हमारा जीटा है मीन्स मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ये जो है पॉजिटिव भी होगा और इसकी वैल्यू लार्ज भी होगी, पॉजिटिव एंड लार्ज। लार्ज मतलब इसकी वैल्यू लगभग 1000 के आसपास, 10,000 ऐसी हो सकती है, 10⁻³ से लेकर 10⁻6 और भी बड़ी इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। 1000 के आसपास, 1000 से ऊपर 5000, 6000 इसकी वैल्यू हो सकती है इस तरह से, ठीक है। इसकी वैल्यू मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी लार्ज भी होगी और बड़ी भी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हो जाएगा और रिलेटिव परमिएबिलिटी, फिर से वाला टर्म आ गया परमिएबिलिटी वाला। तो फॉर्मूला क्या है म्यू आर का फॉर्मूला है 1 + जीटा, ये म्यू आर का फॉर्मूला है। तो जीटा वैल्यू बहुत लार्ज होगी, इस बार जो हमारा म्यू आर की वैल्यू आएगी वो भी बहुत लार्ज आएगी, पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव एंड लार्ज, ठीक है। तो रिलेटिव परमेएबिलिटी की वैल्यू भी इस बार पॉजिटिव आएगी और लार्ज आएगी। अब इसके अंदर फिर से वही नेक्स्ट कहानी क्या होगी, अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड से लेके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तक जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी वही कहानी होती है, तो उसको आप लिख लेना अपने आप से एक पॉइंट बनाकर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसका डायग्राम की बात करें, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, तो जो है सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ ही अट्रैक्ट करेगा और इसका कुछ जो है इस तरह से फिगर आता है, देखो ध्यान से। मान लो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जाएगी सारे को अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सारे को अपने तरफ इस तरह से खींच लेगा, ठीक है। अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ध्यान रखना इसका अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ ये अलाइन कर लेता है, अपने तरफ अंदर ये खींच लेता है इस तरह से इसका फिगर होता है। कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर और कहानी क्या होता है, हाँ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है कि ऐसे सब्सटेंस, देखो इसके एग्जाम्पल लिखने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे सब्सटेंस, मतलब कि क्या होता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दूँ, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है, अलाइन होगा डाइपोल और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दूँ तो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो होते हैं ना उस टाइप के, मतलब देखो यहाँ पर लिखो, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is removed
some ferromagnetic substance retain their मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप देखो, बाकी सब केस में क्या है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो ना तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक कुछ सब्सटेंस ऐसा होते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं वो। ठीक है, तो रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उसका एग्जांपल एक होता है जो कि मेरे को पता है, एल्निको एक जो कि एलॉय होता है, बनाया जाता है स्पेशली। ये एलॉय होता है एल्यूमिनियम का, निकल का। देखो एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर और कोबाल्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम का, निकल का, कॉपर का और कोबाल्ट का जो है एलॉय होता है। ये ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। मतलब भले आप मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू हटा दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हटा दो, लेकिन तो भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। बाकी कोई भी सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते। इसके तरह से और भी कुछ मेटल्स होते हैं और भी कुछ एलॉयज होते हैं जो रिटेन करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल एक है एल्निको। और बाकी जो रिटेन ना करें जैसे कि, तो जो है देखो ध्यान से, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर जो रिटेन नहीं करें वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। ठीक है, तो जो लूज कर देते हैं उस तरह की जो एग्जांपल हैं हमारे यहाँ, सॉफ्ट आयरन जैसे हो गया। तो सॉफ्ट आयरन ऐसा मतलब मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है मैग्नेटिक फील्ड हटाने से। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक टर्म लिखते हैं जो कि क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऐसे लिखते हैं कि ऑन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अंडर रैंडमनेस बढ़ेगी। सारे डाइपोल जो है रैंडमली यहाँ वहाँ कैसे भी करके भागते रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो अभी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, इट विल ग्रेजुअली, अच्छा ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इट विल ग्रेजुअली लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। एंड ऑन वन टेम्परेचर एंड ऑन एट एनी वन पॉइंट, एट वन पॉइंट it changes to paramagnetic substance, it changes to paramagnetic substance। मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि जब वो फेरोमैग्नेटिक से लेके पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। फेरोमैग्नेटिक से वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होता है ना उसको हम क्यूरिश टेम्परेचर बोलते हैं। वो जो टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर जिस पे ये पैरामैग्नेटिक से लेके फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाए, तो वो टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरिश टेम्परेचर, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हमारा हो जाता है 1043 केल्विन के आसपास। ये हमारा टेम्परेचर होता है 1043 केल्विन, ठीक है। वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरिश टेम्परेचर।
और तब जब ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा तभी फिर से क्यूरीज लॉ फॉलो करेगा, वो जीटा वाला CB0/T वाला वो फॉर्मूला से फिर से फॉलो करेगा और फिर से उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक बन गया तब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक ऐसा समय आएगा जब वो पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, तब वो क्यूरीज लॉ भी फॉलो करेगा। अच्छा, जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए, मतलब कि वो क्यूरीज लॉ फॉलो कर रहा है टेम्परेचर रिड्यूस करने से, लेकिन क्या होता है कि उसमें भी एक ऐसा समय आता है कि जब सारे एटम जो है अलाइन हो जाते हैं, तब जो है क्यूरीज लॉ इनवैलिड हो जाता है। बिकॉज अगर सारे एटम्स अगर अलाइन हो गए, तब आप चाहे टेम्परेचर रिड्यूस करो, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो जो है क्यूरीज लॉ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी अगर क्वेश्चन में आया डायरेक्टली तो आप उसको उस तरह से आंसर कर सकते हो। तो होप्स तो आज का लेक्चर जो है आज का पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, तो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक सो रैपिड फायर राउंड होगा, जिसके अंदर हम इसके बेस्ड पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो कि जेईई मेंस में आए हैं। ये टॉपिक जो है मेन ओरिएंटेड है, इसमें एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मेन में भी जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड होगा उसके अंदर हम लेने वाले हैं। तो होप्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।